हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू +2 फिज़िक्स। और आज हम शुरू करेंगे आपके सिलेबस की पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों के मेल से बना है, एक है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है स्टैटिक्स। ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती हैं उनको जब हम स्टडी करेंगे, जब वो पोजीशन ऑफ रेस्ट के ऊपर हैं, तो इस पूरी की पूरी पढ़ाई को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझने से पहले हम लोगों को चार्ज समझना पड़ेगा कि चार्ज है क्या। आपने कभी नोटिस किया कि सर्दी के दिनों में जब आपने वुलन कपड़े पहने होते, आप घूम फिर के कहीं से आते और किसी अपने दोस्त के हाथ हाथ मिलाते, तो आपने इन टोज़ के ऊपर एक माइल्ड सा इलेक्ट्रिक शॉक फेस किया। आपने कभी नोटिस करा कि आपने सर्दी के दिनों में अगर पॉलिस्टर जैसी कोई चीज़ पहनी हुई है, वुलन जब पहने हुए और घर आके आप अपने कपड़े चेंज करते हो अंधेरे में, तो देयर इज़ अ स्पार्क। आपने कभी नोटिस किया कि ये बिजली क्यों आसमान से कौंधती है? आप डरते भी हैं, इतनी भारी भयंकर आवाज़ होती है, ये होती क्यों है? और फिल्मों में आपने जब भी किसी जहाज को लैंड होते हुए देखा होगा, तो उसके टायर से यू हैव सीन कि देयर इज़ अ स्पार्क। अब ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं या क्यों हो सकती हैं? अब देखिए, मैं आपको छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। ये फुटा है, स्केल है, ओके। मैं इसे अपने बालों के साथ रगड़ूंगा। हालांकि मेरे सिर के ऊपर बाल कम बचे हैं ना। जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तो उसके बाल कम हो जाते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ मेज के ऊपर, टेबल के ऊपर खूब सारे कागज़ के पीस रखे हैं। अब मैं देखता हूँ कि क्या इस फुटे में इतनी ताकत है। जवाब है हाँ। देखिए, स्केल ने ये जो पेज यहाँ पे रखे हुए थे, इनको खींच के अपने साथ चिपका लिया। अब सवाल ये है कि इस फुटे में मेरे बालों से रगड़ने के बाद ऐसी कौन सी ताकत आ गई कि ये कागज़ के छोटे मोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है? दो चीज़ें हो सकती, या तो इसके अंदर कोई प्रेत आत्मा आ गई, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हमें नहीं मालूम। चलिए समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी भी एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी जानकारी है। चलिए कागज़ के ऊपर देखते हैं कि आपका एटम होता कैसे है। किसी भी एटम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है उसका न्यूक्लियस। और आपको इतना तो मालूम है ही कि किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और आपको ये भी पता है कि न्यूक्लियस के अंदर दो तरह की चीज़ें रहती हैं, एक को हम कहते हैं प्रोटॉन्स और दूसरे को हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन। अब ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, इनका कोई ज़्यादा लेना देना चार्ज के साथ है नहीं, तो खेल सारा का सारा है प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का, ओके। अब देखिए, जो हमारी अब तक की जानकारी है, जितना आपके दिमाग में हम लोग डाल चुके हैं चीज़ें, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जो प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, है ना। हालांकि ये ऐसा क्यों है इसके बारे में फिर कभी ज़रूर बात करूंगा। आप चाहें इनको अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप प्रोटॉन को नेगेटिव ले लीजिए, आप इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव ले लीजिए, है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि हम लोग मानी हुई चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं, तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, ओके ओके। अब देखिए, जितने प्रोटॉन अवेलेबल हैं इस न्यूक्लियस के पास, उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो हम एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो प्रोटॉन चार्ज के बराबर है। अगर इन दोनों के ऊपर बराबर अमाउंट ऑफ चार्ज है तो आपका जो एटम है वो पूरी तरह न्यूट्रल है। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से भाग गया, ओके। तो अब इस न्यूक्लियस के पास दो प्रोटॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हुआ कि ये एटम न्यूट्रल नहीं है। या ऐसा हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से इस एटम के पास आ गया, ओके। इस केस में भी देखिए, अब इसके पास दो प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए।
इस अवस्था में भी ये एटम न्यूट्रल नहीं है। अब अगर ये न्यूट्रल नहीं है तो जाहिर है इसके पास या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या प्रोटॉन्स की अधिकता है। दोनों ही केसेस में या तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ज़्यादा होगा या प्रोटॉनिक चार्ज ज़्यादा होगा। अगर प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा है तो ये हम कहेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है इस एटम के पास तो हम लोग कहेंगे कि ये नेगेटिवली चार्ज है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। इसी को हम लोग कहते हैं किसी भी एटम का आवेशित करना, चार्ज करना। और वास्तव में यही वो चीज़ है जिस चीज़ के कारण ये जो अभी आपने स्केल वाला एक्सपेरिमेंट देखा कि मैंने अपने बालों के साथ स्केल को रगड़ा। अब स्केल से देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सरफेस के ऊपर होते हैं, जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ बहुत ही क्लोजली बॉन्डेड हैं। उनको एटम से बाहर निकालना, न्यूक्लियस से बाहर निकालना, दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे, सरफेस के ऊपर अवेलेबल होते हैं, आप छोटी मोटी रगड़ाई करके इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से निकाल सकते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर गए तो जाहिर है वो कंसर्न एटम जिसके इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर गए वो चार्ज हो गया। इसी तरह जिस चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी चीज़ के ऊपर आए उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो जाहिर है वहाँ पे जो एटम है वो भी न्यूट्रल नहीं रहा, वो भी चार्ज्ड हो गया। अब हम इस चीज़ को यूँ समझते हैं कि जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ज़्यादा हो गया, हम उसे बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड। और जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जाहिर है वहाँ पे प्रोटॉन नंबर ज़्यादा है, जो उसका पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा है, हम उस एटम को बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज्ड। क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड। देखिए, अगर किसी चीज़ से कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया, भाग गया, तो हम इसे बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड। और कहीं से इलेक्ट्रॉन अगर किसी चीज़ के ऊपर आ गया, हम इसे बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये आम तरीका है पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज तरीकों को समझाने का। तो चार्ज की हम डेफिनेशन बना सकते हैं। चार्ज का मतलब हुआ कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो किसी भी चीज की इलेक्ट्रिफिकेशन की डिग्री आपको बताए। अब ये जो चार्ज है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, हम एक एक करके उन विशेषताओं को समझते हैं। बात नंबर 1 कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब हुआ कि हमने एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस से इस बात का पता लगाया कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है वो सबसे कम प्रकृति में पाए जाने वाले चार्ज, जिसे हम डिनोट करते हैं ई से, और उसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसको किसी अंक से अगर हम लोग गुणा करें तो किसी भी बॉडी के पास कुल कितना चार्ज है वो हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए जो इंटरनेशनल तरीका है चार्ज को रिप्रेजेंट करने का वो हम डिनोट करते हैं क्यू से। तो अगर किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है क्यू, तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू मैंने आपको बताई, ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ओके, तो किसी भी बॉडी के ऊपर अगर मान लीजिए पूरा चार्ज है Q, तो चार्ज Q किसके बराबर होगा? N मल्टीप्लाइड बाय E। N कोई नंबर है, अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 1 है, ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो जाएगा, दिस विल बी 1 इंटू E। अगर मान लीजिए उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो जो चार्ज है वो बराबर हो जाएगा 2 इंटू E। ओके, अब इसको आप ऐसे सिस्टम में कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ओके, तो इस बॉडी के पास जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं उसके पास कुल कितना चार्ज हो गया? वो हो गया
0.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो ये आपके सिलेबस का पहला फार्मूला है। आप हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो बराबर होता है NE के। दूसरी जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज की, वो है एडिटिविटी। किसी भी बॉडी के ऊपर कुल कितना चार्ज है, मान लीजिए पोजीशन 1 के ऊपर 5 कूलम चार्ज है, पोजीशन 2 के ऊपर 3 कूलम चार्ज है, पोजीशन C के ऊपर -3 कूलम चार्ज है, तो उस बॉडी के ऊपर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है दैट विल बी सिंपल समेशन ऑफ ऑल दिस चार्जेस। 5 जमा 4 नफी 3, तो 5 4 9, 3 घटा लीजिए, उस बॉडी के पास जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो है 6 कूलम का। आप किसी भी बॉडी के ऊपर कुल कितना चार्ज है उसको निकालने के लिए सिंपली जितने भी अलग अलग हिस्सों के ऊपर चार्जेस की वैल्यू आपको दी हुई है उन सबको ऐड कर लीजिए। पॉजिटिव है ऐड होंगे, कोई नेगेटिव चार्ज अगर वहां पे है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो हम चार्ज की आज पढ़ेंगे वो है उसका इनवेरिएंट होना। इनवेरिएंस का मतलब हुआ, देखिए आपका जो मास है, आपने अब तक जो 10th क्लास तक पढ़ा है या +1 लेवल पे भी आपने पढ़ा होगा कि जो मास है वो कांस्टेंट है। देखिए मास कांस्टेंट नहीं होता। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें इस बात की गवाही देती है कि मास की वैल्यू लगातार बदलती है प्रोवाइडेड जो बॉडी है वो वेलोसिटी में है। एक जनरल सा फार्मूला है कि m बराबर होता है m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c² के। ओके, अब इस फार्मूले में जो m है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी बॉडी का मास वेलोसिटी v के ऊपर। m0 है उसका रेस्ट मास और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो v की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे m की वैल्यू घटेगी। ओके, अब जो चार्ज है, क्या चार्ज भी ऐसा करता है? अगर वो खड़ा है तो उसकी वैल्यू कुछ और है, अगर वो चल रहा है तो उसकी वैल्यू कुछ और है। आंसर इज नो। चार्ज की वैल्यू जब वो स्टैटिक है तब भी वही होगी और जब वो वेलोसिटी में है तब भी उसकी वैल्यू वही रहेगी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी जो हम लोग समझेंगे वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब बड़ी अजीब सी चीज़ सिखा रहा हूँ आपको कि जब भी कंजर शब्द आए ना, इसको ऐसे याद रखिए कि आपको कोई गाली दे रहा है ना। कंजर शब्द का अर्थ होता है नहीं बदलेगा। ओके, तो मम्मियाँ गाली देते हैं वो कंजरा, है ना। तो जब भी ये शब्द आए इसका मतलब हुआ कि आप नहीं बदल रहे, है ना। कंजर शब्द कैसे इस्तेमाल करते हैं? कोई बच्चा है, शरारत किया जा रहा है ना, बार बार बोल रहे हैं उसको मत कर मत कर मत कर, वो नहीं मान रहा। ओके, देन ही इज़ अ कंजर, जो नहीं बदल रहा, जो अपने आप को नहीं बदल रहा। सो रिमेंबर दिस थिंग, जब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसी भी चीज़ का आए उसका सीधा सा अर्थ होता है कि ये चीज़ नहीं बदलेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ कि एनर्जी की जो नेट वैल्यू है वो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं बदलेगी। लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब हुआ कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल अमाउंट ऑफ मोमेंटम है वो नहीं बदलेगा। ठीक इसी तरह जो चार्ज है वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, समझते हैं इस बात को। मान लीजिए आपने एटम बॉम्ब बनाया, ओके, और एटम बॉम्ब का सिद्धांत मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप यूरेनियम 92 236 को बम्बार्ड करते हो न्यूट्रॉन के साथ, और ये अपने आप को चेंज करता है बेरियम 56 139 प्लस क्रिप्टॉन 36 138, और यहाँ पे पैदा होते हैं 3 और न्यूट्रॉन्स। ओके, तो देखिए इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो है 92। अब इक्वेशन के राइट हैंड साइड में देखिए बेरियम के पास जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो भी है 56 प्रोटॉन नंबर, और क्रिप्टॉन में है 36। तो देखिए इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोटॉन नंबर है वो है 92 और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी जो नंबर है प्रोटॉन का वो है 56 + 36 दैट इज इक्वल टू 92। ओके, तो जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है इस आइसोलेटेड सिस्टम का वो उतना ही रहेगा जितना था।
आप इसके लिए एक और इक्वेशन समझ सकते हैं। हम इसे कहते हैं पेयर प्रोडक्शन या पेयर इनहिलेशन। ओके, तो पेयर प्रोडक्शन क्या है? पेयर प्रोडक्शन में एक फोटोन अपने आप को एक पॉजिट्रॉन और एक नेगेट्रॉन में बदलता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन दो तरह के होते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो जब एक फोटोन अपने आप को एनर्जी का क्वांटा है फोटोन, ये अपने आप को मास के पार्टिकल में तब्दील करता है, तो एक पॉजिट्रॉन ई पॉजिटिव और एक नेगेट्रॉन पैदा होते हैं। ये मास के पार्टिकल्स हैं। ओके, इसी तरह है पेयर इनहिलेशन, एक और इम्पोर्टेंट इक्वेशन है पेयर इनहिलेशन। यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन और एक नेगेट्रॉन जब आपस में मिलेंगे तो ये मिलने के बाद अपने आप को कन्वर्ट करेंगे फोटोन में। अब इन दोनों इक्वेशंस में देखिए, फोटोन चार्ज नहीं है उसके पास, वो लाइट का बंडल है, एनर्जी का बंडल है। तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे देखिए ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव है ना, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आप एडिटिविटी ऑफ चार्ज अप्लाई करेंगे तो इस तरफ भी नेट अमाउंट चार्ज का है 0। इसी तरह आप पेयर इनहिलेशन में देख सकते हैं, इक्वेशन के राइट हैंड साइड में यू हैव गॉट अ पॉजिट्रॉन, यू हैव गॉट अ नेगेट्रॉन। ओके, तो नेट अमाउंट इज 0 और इक्वेशन के साइड में राइट हैंड साइड में भी 0 है। ओके, अब सवाल पैदा होता है कि ये पॉजिट्रॉन और नेगेट्रॉन क्या चीज़ें हैं। देखिए, प्रकृति ने इतना अच्छा बैलेंस बनाया हुआ, इसके दो ही नियम हैं प्रकृति के। पहला नियम है कि दुनिया की हर चीज़ लेन और देन के सिद्धांत पे काम करेगी, और इसका दूसरा सिद्धांत है कि दुनिया की हर चीज़ को अपना इक्विलिब्रियम चाहिए। इसके अलावा प्रकृति किसी तीसरे नियम को मानती ही नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, हम इसे कहते हैं कि ये मैटर का पार्टिकल है, और इसका जो विरोधी कण है वो है पॉजिट्रॉन, हम इसे कहते हैं ये एंटी मैटर का पार्टिकल है। अब इन दोनों को भी समझ लीजिए कि दोनों का मतलब क्या है। अगर मैं आपको फाइनमैन डायग्राम के आधार पर समझाऊं तो इलेक्ट्रॉन वक्त की पॉजिटिव एक्सिस में ट्रैवल कर रहा पार्टिकल है, और जो पॉजिट्रॉन है वो टाइम की उल्टी दिशा में ट्रैवल करने वाला पार्टिकल है। अब फाइनमैन को थोड़ा सा समझना मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ आपको, लेकिन समझेंगे ज़रूर। देखिए, मैं एक छोटी सी डायग्राम बना रहा हूँ। ये मान लीजिए वो टाइम है जब ब्रह्मांड बना था। मान लीजिए इस टाइम की वैल्यू है 0, स्पेस की वैल्यू भी है 0। अब देखिए, हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं वो टाइम के पॉजिटिव एक्सिस में बनी है। मतलब पहले 1 बजता है, फिर 2 बजेंगे, फिर 3 बजेंगे, फिर 4 बजेंगे। ओके, ये सारी की सारी दुनिया जो आपको दिखती है, ये सारी की सारी मैटर की बनी है। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का नेगेट्रॉन है। अब प्रकृति की समस्या ये है कि इसे अपने नियम, अपने कायदे, अपने कानून किसी भी आधार पे तोड़ने नहीं है। तो जितनी दुनिया हम लोग देख पा रहे हैं वो सारी की सारी मैटर की बनी हुई है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस वक्त दुनिया बनी होगी सिर्फ मैटर की क्रिएशन हुई होगी, एंटी मैटर ना बना होगा? वो भी डेफिनेटली बना होगा, तभी प्रकृति का सिद्धांत कायम रहेगा। ओके, तो इसी डायग्राम में देखिए, इस टाइम के लेफ्ट हैंड साइड में एक और दुनिया होनी चाहिए जिसे हम कहेंगे एंटी मैटर की दुनिया। ओके, अब एंटी मैटर की दुनिया का मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग टाइम के पॉजिटिव एक्सिस में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये एंटी मैटर की जो दुनिया है ये टाइम के नेगेटिव एक्सिस में ट्रैवल कर रही है। हम लोगों का 1 के बजे 2 बजते हैं, 2 के बाद 3 बज जाते हैं, वहाँ उल्टा हो रहा। वहाँ पे 3 पहले बजते हैं, फिर उसके बाद 2 बज जाएंगे, फिर 1 बज जाएगा। बट रिमेंबर दिस थिंग, थ्योरेटिकल फिजिक्स इस बात की गवाही देती है। अगर इस वक्त 17 अप्रैल ठीक 10 बजे एक मैटर का बना हुआ सचिन ठाकुर आपको ऑनलाइन फिजिक्स पढ़ा रहा है और आप मैटर के बने हुए स्टूडेंट्स उसका लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ठीक इसी वक्त एंटी मैटर की दुनिया में एक एंटी मैटर का बना हुआ सचिन ठाकुर, तुम्हारी ही तरह एंटी मैटर के बने हुए तुम्हारे विरोधी लोग यही लेक्चर उस दुनिया में इस समय रिसीव कर रहे होंगे। इंटरेस्टिंग ना? ओके,
पर कभी मौका मिले अपने एंटी मैटर के बने हुए मित्रों से, आपका जो विरोधी व्यक्ति उस एंटी मैटर की दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा, कभी मिले, उसे शेक हैंड मत करिएगा, वरना ये जो इफ़ेक्ट है पेयर इनहेलेशन वाला, ये आपके ऊपर भी लगेगा और तुम दोनों मिलके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाओगे, लाइट में कन्वर्ट हो जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको पसंद आया आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि चीज़ों को चार्ज कैसे किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।